हम कह रहे वर्क एनर्जी थ्योरम और वेरिएबल फोर्स, क्या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा या क्या होगा। सो हमें एक चीज तो पक्के से पता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। सही है। बिल्कुल सही है। तो देखो, ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का रेट क्या होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रेट विल बी चेंज इन रेट ऑफ हाफ mv स्क्वायर। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा मास तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। दिस इज डी डी टी ऑफ वी, डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर। व्हाट इज dv by dt? सर dv by dt विल बी एक्सीलरेशन। सही है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। देखो, मैं इसे लिख सकता हूँ, दो वेज में लिख सकता हूँ। आइदर हाफ m इंटू टू वी इंटू dv by dt, डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर। अब देखो, v इज फंक्शन ऑफ टाइम, सो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी, इसे चेन रूल से किया ना। इसे एक्चुअली हमने किया डी डी वी ऑफ वी स्क्वायर इंटू dv by dt। सो वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी, dv by dt। एक्सक्यूज मी, कुछ कैंसिल हो सकता है। v नहीं, टू चले जाएंगे। सो टू चले गए, तो दिस इज m dv by dt, एक्सीलरेशन। ठीक है, और ये वेलोसिटी। सो मास इनटू एक्सीलरेशन विल बी फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, बट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx by dt। और इधर देखो, दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अपॉन dt। अब आप इसे ठीक से देखोगे, सो ये काइनेटिक एनर्जी चेंज होने का रेट है, और दिस इज f इंटू डी एक्स, इसका रेट है ओवर टाइम t। सो मैं इसे लिख सकता हूं, कि हमने सिर्फ डेरिवेटिव देखा, हाँ क्या किया है। अब यहां से मैं आगे जाता हूं, देखो यहां पर मैं लिख सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफ डी एक्स। सो काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा चेंज इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू छोटी सी हुई डिस्प्लेसमेंट। सो ओवरऑल अगर निकालना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट। सो टोटल आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी की फाइनल वैल्यू, और dx हो रहा होगा x इनिशियल से लेकर x फाइनल तक। सो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल
माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स एक्स आई टू एक्स एफ। बट यही हमारा क्या आने वाला है, वर्क। सो काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम जिस प्रकार से कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लीकेबल है, वैसे ही वेरिएबल फोर्स के लिए भी अप्लीकेबल है। ठीक है, ओके सर। सो ये एक्चुअली न्यूटन के सेकंड लॉ का इक्वेशन हो जाएगा इन केस ऑफ इंटीग्रल फॉर्म। न्यूटन का सेकंड लॉ इंटीग्रल फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड फोर्स एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, बेसिकली इतना है तो हम पक्के से कह सकते हैं कि जिस प्रकार से वर्क एनर्जी थ्योरम यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन दैट इज कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लीकेबल है, वैसे के वैसे वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर, सही है। अब देखो, अब एक क्वेश्चन करके आगे जाएंगे, मतलब वेरिएबल फोर्स को कैसे यूज करना हमें ध्यान में आ जाएगा, और फिर अपन जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी की तरफ। सबका लिखना हो गया है? सर रिपीट करिए, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। कुछ नहीं, मैंने पूछा लिखना हो गया क्या? यस सर। लिखना हो गया है तो अपन आगे जाएंगे। चलो आगे जाते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे जाएंगे। तो देखो क्या क्वेश्चन है। The retarding force is given by F retarding equal to minus K upon X for X 0.1 less than X less than 2.01 and equal to 0 for X less than 0.1 and X greater than 2.01. ठीक है, also K equal to 0.5. Find final kinetic energy and final speed. ठीक है, इस प्रकार से सवाल पूछा। पहले तो समझ लेते हैं सवाल में क्या पूछा है। एक ब्लॉक है of mass 1 kg moving on horizontal surface with velocity 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं।
इस प्रकार से कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पर ये ब्लॉक आ गया, इसकी इनिशियल स्पीड दी है, कितनी दी है इनिशियल स्पीड? तो इनिशियल स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड, और फिर कहा है 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक पॅच आहे. इकडच्या रस्त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट दुसऱ्याकडे होता, इकडच्या रस्त्याचा दुसऱ्याकडे आहे, दोघांनी वाटलं नाही मधातला पॅच ठीक केला पाहिजे आणि म्हणून मध्ये रफ पैच है. अपने यहाँ ऐसा अपन बहुत बार देखते हैं. सो अब इस रफ पैच में क्या हो रहा है, रफ होने के कारण फ्रिक्शन ज्यादा है, सो देयर इज रिटार्डिंग फोर्स, मोशन कम करने वाला फोर्स है. कैसा है ये फोर्स? तो माइनस के एक्स 0.1 के पहले एंड 2.01 के बाद फोर्स 0 है, बस इतने ही पैच में रिटार्डिंग फोर्स है माइनस के एक्स, के की वैल्यू है 0.5. ठीक है, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब देखो, अब आपको पूछा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो. तो देखो, इस रफ पैच को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा. हाँ सर, ये तो सही है. अपोजिंग फोर्स है, रिटार्डिंग फोर्स है, उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. कितना वर्क करना पड़ेगा आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो. वर्क इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डी एक्स. एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है? 0.1 से लेकर 2.01. बाकी समय तो 4 है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा. क्या ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्या? सर कर सकते हैं. 0.5 तो बाहर आ जाएंगे. 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? देखो आपके फॉर्मूला है, तो आपको याद आएगा डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो ये आ जाएगा ln x, लिमिट से 0.1 से लेकर 2.01. डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन की फॉर्मूला की सेपरेट लिस्ट बनाकर आपके साथ रखा करो एटलीस्ट इस चैप्टर में. सो ये आ जाएगा 0.5 log 2.01 minus log 0.1, log a minus log b is log a by b, so ये हो जाएगा ln 2.01 अपॉन 0.1. ठीक है. अब इसकी अप्रोक्सी दिस कैन बी रिटन एज ln 20/1, so log 20.1. सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है. अब ये वैल्यू आ जाएगी ln 20, ये वैल्यू आती है लगभग 3 के आसपास. देख लेते हैं एक बार. ये वैल्यू आती है 3. ठीक है, सो ये आ जाएगा 1.5 जूल. तो इसे ओवरकम करने के लिए कितना वर्क करना पड़ा? तो यहाँ इसे ओवरकम करने के लिए 1.5 जूल इतना वर्क करना पड़ा. सर वर्क कितना पड़ा ये तो पूछा ही नहीं है, फाइनल के ही पूछी है एंड फाइनल वेलोसिटी पूछी है. सो यहाँ पर अभी आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हो. क्या कहेंगे हम? देखो भैया, हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल टू वर्क डन. ठीक है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास है 1 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ मास है 1
इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन। अब आसानी से आ जाएगा। ये हो जाएगा, देखो -2, 4/2 इज -2, राइट में चले गए तो 3.5, सही है। ओके, अब सिर्फ एक सेकंड, हाँ एक गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हुई? अब ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है। किसने किया हुआ वर्क है ये? एक्सटर्नल फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स ये एक्सटर्नल फोर्स है, और ये फोर्स के अगेंस्ट हमारी मोशन है, तो ये मैंने माइनस साइन को गायब किया, इसके कारण हमारी गड़बड़ हुई। कहा था माइनस साइन? के की वैल्यू के पहले माइनस साइन था, मतलब यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए सब जगह पर, तो ये वर्क निगेटिव रहेगा। रहेगा क्या वर्क निगेटिव? डिस्प्ले मोशन इस डायरेक्शन में है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल इज ग्रेट 180, तो वर्क निगेटिव रहेगा, तो ये वर्क निगेटिव आने वाला है, सही है। अब ये आ जाएगा, ये 2 इधर चले गए, 2 माइनस 1.5 जूल, 0.5 जूल, ये 2 उधर मल्टीप्लीकेशन में गए, 0.5 इंटू 2 1, VF स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर VF की वैल्यू कितनी रहेगी? VF की वैल्यू रहेगी 1, सही है। देखो यहाँ पर देख लो आप, थोड़ी सी जगह की एडजस्टमेंट करता हूँ, एक मिनट। ये आ गया 0.5 इक्वल टू VF स्क्वायर बाय 2, 2 इधर चले गए, 0.5 इंटू 2 1, VF स्क्वायर इक्वल टू 1, देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई। फाइनल के ही कितनी आ जाएगी? हाफ m इंटू v का स्क्वायर, दैट इज 0.5, सही है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 0.5 जूल। किस प्रकार से करते हैं, आ जाएगा क्या? बस सिंपली वर्क निकाल लिया वेरिएबल फोर्स का थ्रू इंटीग्रेशन, और वर्क एनर्जी थ्योरम हमारा लगा दिया, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सर जाए, अगर हाँ सर बोलो। अगर वर्क सर अगर वर्क डन निगेटिव रहा तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं क्या कि रिटार्डिंग फोर्स है? बिल्कुल सही है। वर्क डन निगेटिव कब होगा? कल ही हमने देखा है। वर्क निगेटिव जब होगा, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90। इसका मतलब इस प्रकार से कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो फोर्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 90 होगा। ये फोर्स इस प्रकार से हो सकता है, ये फोर्स इस प्रकार से हो सकता है, ये फोर्स इस प्रकार से होगा। अब आप कहोगे कि सर देखो, इन सबको समझना है तो एक काम करते हैं, इन सबको 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट वर्टिकल रहेगा, दूसरा कंपोनेंट इनका इस प्रकार से रहने वाला है। इस प्रकार से रहेगा पूरा। अब परपेंडिकुलर फोर्स तो कुछ वर्क करने वाला नहीं है,
अब ये अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स एंगल 180, तो इस फोर्स के कारण हुआ वर्क ये तो निगेटिव ही रहने वाला है। मतलब ये जो फोर्सेस है 1, 2 और ये 3, अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो वर्क डन निगेटिव रहेगा। निगेटिव है मतलब फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है इसका मतलब वो एक्सीलरेट तो करेगा ही नहीं, रिटार्ड ही करेगा। सही है। तो डेफिनेटली अगर वर्क निगेटिव है इसका मतलब ठीक है, that is component of force responsible for work is in opposite direction, because the other component which will be perpendicular it will not be responsible for work. cos 90 is 0, तो perpendicular component ने किया हुआ force तो 0 रहने वाला है। सही है। सर बोलो। सर मागच्या क्वेश्चन मधलं सेकंड लाईन नाही समजली, कुठली ग? लास्ट स्लाइड क्या? सेकंड लाईन. कुठलं? सर एंटर सर ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम x इज इक्वल्स टू, ते नाही समजलं. देखो क्या कहा है, गुड पूछना ऐसा। A block of mass 1 kg moving on horizontal surface, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जा रहा है with initial velocity of 2 meter per second. It enters a rough patch starting from x equal to 0.10 meter to x equal to 2.01 meter. So जैसे अगर आपको एग्जांपल देना है तो अभी कौन से रास्ते का काम चालू है? So assume अपने यहाँ किसी रास्ते का काम चालू है, चलो ठीक है। मैं उधर से राजापेट से राजकमल के बीच का रास्ता है, उसके बीच में अपना क्या अंबापेट या वो जो नाला है फ्लाईओवर है उससे आगे से लेकर राजापेट पुलिस स्टेशन तक का काम शुरू है, छोटा सा पैच है। तो इधर से गाड़ी आई अपनी, तो ये गाड़ी इधर जा रही है, इस पॉइंट को हमने माना है x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कोई रफनेस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ रोड है, तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है। अब ये वाला पैच रफ है, अब रफ है तो यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा तो यहाँ पर अपोजिंग फोर्स जनरेट रहेगा, या अपोजिंग फोर्स रहेगा एफ आर, जिसकी वैल्यू दी है हमें k बाय एक्स। अब यहाँ पर x है, x राइट साइड में पॉजिटिव है, ये फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए हमने माइनस साइन दिया है। ठीक है। सो अब कहा ये जो अब ब्लॉक के जगह हमने कार ली है, ये कार यहाँ पर जब आएगी x इक्वल टू 0.1 से लेकर x इक्वल टू 2.01 मीटर तक, तो यहाँ पर इसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स एक्ट होगा, इसके आगे रास्ता फिर से स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। सो वो पार्ट यहाँ पर कहाँ है? दिस ब्लॉक एंटर्स इन रफ पैच। अब रफ पैच पर रिटार्डिंग फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स रहेगा जिसकी वैल्यू दी है। रफ पैच शुरू होने के पहले या रफ पैच के बाद कोई फोर्स नहीं है, तो इस रिटार्डिंग फोर्स के कारण ये जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव होने वाला ब्लॉक था, डेफिनेटली उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी टू ओवरकम द फ्रिक्शन, और वो कितनी रहेगी ऐसा पूछा है। अपने यहाँ होता है ना, बीच में रास्ते का काम शुरू रहा तो खड़ 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 रहता है,
तो वैसा रफ पैच है यहाँ पर. आलंय का आता लक्षात? यस. ओके, चलो अब आगे जाएंगे एंड वी विल लर्न अबाउट पोटेंशियल एनर्जी. वैसे आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? It is an energy of stable object. एनर्जी ऑफ स्टेबल ऑब्जेक्ट. Energy in object due to its position or shape. शेप के The कारण. energy possessed by any object by its place or virtue of position. बाय वर्च्यू ऑफ, आपने सही कहा है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन. अब देखो टिपिकली हम जब पोजीशन कहते हैं ना, वी आर रेफरिंग विथ रिस्पेक्ट टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. अब ये कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपने जो शेप वगैरह जो कहा, स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, रबर बैंड स्ट्रेच है, बो एंड एरो को आपने खींच कर रखा है, so all these type is called as configuration, या इन सबको हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इंक्लूड करते हैं. So the energy possessed by a body by virtue of its position or configuration is called as potential energy. अब मुझे क्लास 8 के एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, सर एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, सो क्या पेट्रोल के अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है क्या? हाँ या ना? अरे हाँ कहो, नहीं तो ना कहो. No, sir. पेट्रोल के अंदर एनर्जी नहीं होती है. Yes, sir. पेट्रोल के अंदर तो एनर्जी है, आप उसे केमिकल एनर्जी कहते हो, बट इज इट एनर्जी स्टोर्ड? हाँ, तो क्या उसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे उत्कर्ष? Yes, sir. कहेंगे. हम तो नहीं कहते हैं. सो दैट्स व्हाई हम यहाँ पर वर्ड स्टोर्ड एनर्जी यूज नहीं करते हैं. ठीक है, हम इन दोनों के कारण होने वाली एनर्जी कहते हैं, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन. और मैं कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या आता है आपको कहा है, कॉम्प्रेस स्प्रिंग, इलोंगेटेड स्प्रिंग, स्ट्रेच रबर बैंड, स्ट्रेच बो एंड एरो. ठीक है, ऐसी सब चीजें यहाँ पर आ जाएगी. बिल्कुल सही कहा है कुछ लोगों ने कि सर वो केमिकल एनर्जी है. ठीक है, उसकी एनर्जी मैनिफेस्ट करनी है इन डिफरेंट फॉर्म, तो आपको केमिकल रिएक्शन की जरूरी है. यहाँ पर ऐसा नहीं है. और एक खासियत है इस पोटेंशियल एनर्जी की, क्या there is some kind of constraint which is helping us for energy to be associated with body, otherwise that energy will transfer in some other form or will manifest in other form. मतलब क्या कह रहे हो आप सर? तो आप मुझे पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल बताओ. बताओ. A stretched bowstring. ओके, अ स्ट्रेच बो स्ट्रिंग. सो अगर ये बो को स्ट्रेच रखने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है या अपने आप वो स्ट्रेच रहता है? हमें बैकवर्ड खींचना पड़ता है. तो आपको खींचकर रखना पड़ेगा. जिस मोमेंट पर आपने ये खींचकर रखना छोड़ दिया,
the energy will manifest in the form of kinetic energy. और कोई एग्जांपल? सर अब वर्टिकल मोशन का, क्या? अगर हम एक बॉल को अगर थ्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है एट अ मैक्सिमम हाइट। ओके, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपने उस ऊपर ऊपर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहती है, अगर उसे रोक कर रखा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अगर आपने उसे रोक कर नहीं रखा तो वो पोटेंशियल फिर से काइनेटिक में कन्वर्ट होने वाली है। सही है? यस सर। और कोई? सर जो वाटर डैम में वो वाटर स्टोर रहता है उसकी वजह से तो भी तो वो टरबाइन फिरता है, वो भी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। बिल्कुल, वहां पर जब तक वो आपके कैनल के गेट्स बंद है तब तक वाटर के पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, मतलब आपको गेट को बंद करके रखना पड़ेगा। जिस मोमेंट पर आपने गेट को कंस्ट्रेंट को रिलीज किया वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाएंगी काइनेटिक एनर्जी में। सही है? हाँ सर, बिल्कुल यस सही। सर। ठीक है, और कुछ? और एक आधा एग्जांपल? सर हाँ, सर वो हेवी बॉल वो डिमोलिशन मशीन का इसका फिर से एक बार? डिमोलिटेशन मशीन का वो जो बिल्डिंग तोड़ने के लिए यूज करते हैं कहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है? सर उस बॉल में। बॉल में पोटेंशियल होती है या काइनेटिक होती है? सर पोटेंशियल। क्या करते हैं उसमें, मुझे नहीं पता है, मतलब बताइए। सर हेवी बॉल नसतं का ते मशीनचं जे हाँ, बिल्डिंग तोडायला यूज करते ते जेव्हा एलिव्हेशन पोझिशन मध्ये हेल्ड करते तेव्हा। ओके, बिल्कुल। तो बिल्डिंग जब तोड़ेगा तब तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी रहेगी ना। यस ऐसे सर। ही तो होता है ना, वो हेवी ऐसा बॉल रहेगा, वो इस प्रकार से मूव होकर आएगा और ये बिल्डिंग तोड़ेगा, ऐसा है कुछ? येस सर ते मशीनला अटॅच असतो। ओके, ठीक है। पर इसको ऊपर लेकर जाना मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल रहेगी, इसे आप यहाँ पर काइनेटिक में कन्वर्ट करोगे। जिस मोमेंट पर ये यहाँ पर इम्पैक्ट करेगा, दैट काइनेटिक पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक। सही है। बहुत सारे एग्जांपल आप कह सकते हो, स्ट्रेच रबर बैंड, कॉम्प्रेस स्प्रिंग, ये सभी जगह पर कोई ना कोई एक चीज रहेगी जो इसे कंप्रेस करके रख रहा है उस कंडीशन में। सही है, उसे पकड़ कर रखना पड़ेगा, आपने छोड़ दिया तो वो स्प्रिंग उड़ जाएगा। ठीक। सो बेसिकली when body is left to itself when the body is left to itself, the energy possessed by the body will manifest, that is convert into kinetic energy. ठीक है। अब देखो, इस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और थोड़ा सा जानते हैं। हमें पता है, क्या पता है? अर्थ के सरफेस के पास जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ठीक है। अर्थ के सरफेस के नियर मतलब क्या? तो आप जिस हाइट के बारे में बात करते हो वो अर्थ के रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत ही छोटा रहता है। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर। द डिस्टेंसेस यू आर टॉकिंग विल बी इन द रेंज ऑफ 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, मैक्स टू मैक्स 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। स्टिल इवन 10 किलोमीटर 6400 के सामने बहुत छोटे हैं। सो ऐसे सभी केसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि
If a body of mass m is raised to height h, then we have to do some work against gravitational force which gets stored in body as potential energy, which is given by कैसे देंगे हम कहेंगे potential energy at height h equal to mass of body into acceleration due to gravity into h. सही है? इसे v of h क्यों कहा? Because this h is variable. Height change की तो this potential energy will change. ठीक है? देखो अब एक चीज यहाँ पर नोट डाउन करो. We have to work against gravitational force. मतलब हमने अप्लाई किया हुआ फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा. ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना और उस फोर्स के कारण इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होगी. अगर उस डिस्प्लेसमेंट के कारण जो वर्क हो रहा है, सर क्या कह रहे हो आप? सर कह रहे ये कोई बॉडी है ऑफ मास m तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg. अब इस बॉडी को मुझे ऊपर लेकर जाना है टू हाइट h, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा और मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा. कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? तो mg इतना. ठीक है, mg से बिल्कुल इनफाइनेटसिमली स्मॉल, बहुत छोटा सा ज्यादा, सो दैट इसकी मोशन हो जाएगी और ये ऊपर जाएगा. ठीक है, सो कितना वर्क हुआ? जो फोर्स लगाया वो और जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो. सो दिस वर्क विल बी mgh और यही इसके पास पोटेंशियल एनर्जी करके स्टोर्ड रहेगी. अभी ग्रेविटेशनल फोर्स तो कांस्टेंट रहेगा mg क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है. सो ये वर्क विल डिपेंड ऑन h और बेसिकली यही वर्क इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होने वाला है. सो दिस एनर्जी स्टोर्ड विल बी फंक्शन ऑफ h. इसको हमने mgh कहा है. क्या सही है क्या? यस सर. ओके, सो ये किसने किया हुआ वर्क है? हमने लगाया हुआ है फोर्स ने. ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया हुआ वर्क हम निकाल सकते हैं क्या? सो ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया हुआ वर्क इस केस में रहेगा माइनस mgh क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर. ठीक है, सो ये निगेटिव आएगा. सो यहां से क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्चुअली F into DH? हाँ सर, कह सकते हो. सो क्या मैं इस फोर्स की वैल्यू DDH ऑफ, इसे ही पोटेंशियल एनर्जी कहा है. एक सेकेंड, एक स्टेप ऐड करता हूँ बीच में. ठीक है,
वर्क इज गिवन बाय एफ डी एच माइनस एम जी एच, सो एफ रहेगा डी डी एच ऑफ माइनस वी एच, ठीक है। एम जी एच को क्या लिखा मैंने, वी एच, ठीक है। तो दिस इज माइनस वी एच, सो फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा डी डी एच ऑफ माइनस वी एच। अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो एम जी तो बाहर आ जाएंगे, डेरिवेटिव ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू एच इज 1, तो ये आ जाएगा माइनस एम जी, ठीक है। सो यहाँ पर हम कहते हैं नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो एक बार फिर से देखो, हमने डायग्राम में क्या कहा, ये ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m, दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जिसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, इसके अगेंस्ट हम अब इसे हमें ऊपर लेकर जाना है, तो इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा mg, और अब हम इसे h हाइट पर लेकर जा रहे हैं, सो फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ये वर्क हुआ mgh। ये हमने किया हुआ वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम कह रहे हैं द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स Wg equal to minus mgh, but potential energy stored Vh is mgh, ठीक है। बट हमने किया हुआ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज, से वर्क बाय ग्रेविटेशन लिखो, क्योंकि दो वर्क है, एक हमने किया हुआ, दूसरा ग्रेविटेशन ने किया हुआ। सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एफ डी एच विच इज माइनस एम जी एच, हमने ऊपर ऑलरेडी लिखा है। अब यहाँ से मैं फोर्स को डी डी एच ऑफ माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ, मैंने एम जी एच को पोटेंशियल एनर्जी लिखा, एम जी एच को पोटेंशियल एनर्जी लिखा, ये आ जाएगा माइनस एम जी, ठीक है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये हमें पता है, सिर्फ हमने ये मैथमेटिकल फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि सिर्फ यही एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, और डिफरेंट टाइप की पोटेंशियल एनर्जी है जहां पर आप किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हो एंड दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। कहां पर होता है ऐसा, कहां पर होता है ऐसा बताइए। स्प्रिंग। स्प्रिंग में, स्प्रिंग के फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, आपने पढ़ा है स्प्रिंग फोर्स होता है माइनस केस, ठीक है। तो अगर आप उसे एक्स डायरेक्शन में खींच रहे हो तो फोर्स की डायरेक्शन माइनस ऑफ एक्स रहेगी, सो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। अब आपने फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया तो ये वर्क स्टोर्ड होगा स्प्रिंग के पास, छोड़ दिया तो वो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा। और एक जगह है जहां पर आप ये करते हो, कहां पर, कूलम्ब फोर्स, ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और अब आप यहाँ पर कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर आ रहे हो, सो डेफिनेटली देयर इज रिपल्सिव फोर्स, और आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो इस डायरेक्शन में।
और यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स रहेगा। ये छोटा सा चार्ज है, ये बड़ा चार्ज है, ये अपने जगह पर फिक्स रहेगा। सो इस क्यू चार्ज को इधर अगर लेकर आओगे तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होने वाली है और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन रहेगा। सो यहाँ पर भी दिस वर्क डन इन मूविंग चार्ज गेट स्टोर्ड हियर, जिसको आप कुछ नाम देते हो क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब देखो, अब आपको ध्यान में आएगा इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कारण अगर आपने चार्ज को छोड़ दिया तो चार्ज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाता है। सो यहाँ पर हमारे केस में यहाँ पर आपने छोड़ दिया तो बॉल नीचे जाएगा। अभी यहाँ पर आपने चार्ज को लाया है, आपने चार्ज को छोड़ दिया तो चार्ज हायर पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल पर जाएगा। तो देखो ये सभी केसेस है जहां पर आपने किया हुआ वर्क ये स्टोर्ड हो रहा है। क्या सही है क्या? हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। सो ऐसे सभी केसेस में जहां पर वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स इज गेटिंग स्टोर्ड, ऐसे फोर्सेस को कहा जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। क्या कहा जाता है? सर इसमें वर्क डन एनर्जी में कंजर्व हो जाता है ना? वर्क और एनर्जी इक्विवेलेंट है। अभी हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी और वर्क इक्विवेलेंट है, दोनों की यूनिट जूल है। Others are dissipative forces। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ पर आज हम रुकते हैं।